नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का सबसे ज़रूरी और सबसे दिलचस्प चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि हमारे देश के बनने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। और हाँ, एग्जाम में तो इससे सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए, इरशाद फाउंडेशन एकेडमी घोड़ाघाट की इस खास पेशकश में इस सफ़र को शुरू करते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9939712881। इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, तो इस बड़े से चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया है। हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की आग कैसे लगी, फिर गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, फिर असहयोग आंदोलन की बड़ी लड़ाई, उसके बाद सविनय अवज्ञा की तरफ हमारे कदम, और जानेंगे कि कैसे अलग-अलग लोगों ने इस आंदोलन को देखा और आखिर में एक राष्ट्र की भावना कैसे पैदा हुई। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, ये कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध से। अब आप सोचेंगे कि लड़ाई तो यूरोप में हो रही थी, उसका भारत से क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा लेना देना था। इसी युद्ध ने अनजाने में ही सही पर भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जोरदार हवा दे दी। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचकर देखिए, अंग्रेज सरकार ने युद्ध के खर्चे पूरे करने के लिए हम पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए। गांव के नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, एक ऐसी लड़ाई के लिए जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। ऊपर से देश में खाने की कमी हो गई और महंगाई आसमान छूने लगी। अब जब पेट खाली हो और भविष्य अंधकार में, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बस यही गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लहर बनने की तैयारी कर रहा था। और ठीक इसी माहौल के बीच 1915 में भारत में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने आगे चलकर देश की किस्मत बदल दी। महात्मा गांधी। वो साउथ अफ्रीका से सिर्फ लौटे नहीं थे, अपने साथ एक ऐसा अनोखा हथियार लाए थे जिसका नाम था सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्चाई और इंसाफ के लिए है तो आपको किसी बंदूक या तलवार की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लड़ाई जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से जीती जाएगी। और गांधी जी ने आते ही इस हथियार का टेस्ट भी कर लिया। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के हक के लिए लड़े। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में किसानों के टैक्स माफी के लिए आंदोलन किया। और फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ खड़े हुए। और जानते हैं क्या हुआ? तीनों बार वो जीते। इन जीतों ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह का तरीका काम करता है। अब गांधी जी की कामयाबी से अंग्रेज सरकार तो घबरा गई। उन्हें लगा ये आदमी तो खेल बिगाड़ देगा। तो 1919 में वो एक बहुत ही घटिया कानून लेके आए, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कानून पुलिस को इतनी पावर देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर पकड़कर बिना कोई केस चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये तो सीधी सीधी तानाशाही थी। इसी काले कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और तभी हुआ वो हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से सभा कर रहे थे। तभी अंग्रेज अफसर जनरल डायर अपनी फौज लेकर आया, बाग से निकलने का एकमात्र रास्ता बंद किया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। इस जुल्म ने आज़ादी की आग में घी डालने का काम किया। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जलियांवाला बाग के जख्म अभी ताज़ा ही थे कि गांधी जी ने फैसला किया कि अब छोटी मोटी लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा। अब होगी एक बड़ी लड़ाई, एक देशव्यापी आंदोलन। उसी दौरान दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के खलीफा के अपमान को लेकर अंग्रेजों से नाराज थे। गांधी जी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मौका देखा और खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। तो असहयोग का प्लान क्या था? इसका मतलब था अंग्रेजों को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना। वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आइडिया ये था कि अगर हम भारतीय ही उनका साथ देना बंद कर दें तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कैसे करेंगे। आंदोलन जोरों पर था, पूरे देश में जोश था। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने हमला कर दिया। गुस्से में भीड़ ने पुलिस थाने में ही आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। जैसे ही गांधी जी को इस हिंसा की खबर मिली, वो बहुत दुखी हुए। उनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी और उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने का मुश्किल फैसला ले लिया।
याद रखिएगा, आप ये सब सीख रहे हैं इरशाद फाउंडेशन एकेडमी घोड़ाघाट पर। असहयोग आंदोलन तो रुक गया और कुछ सालों तक आज़ादी की लड़ाई थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन ये बस एक ठहराव था, एक बड़े तूफान से पहले की शांति। क्योंकि अब संघर्ष का एक नया दौर शुरू होने वाला था, जो पहले से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर था। तो इस नए दौर की शुरुआत हुई दो बड़ी घटनाओं से। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा। इसका काम था भारत के लिए नए कानून बनाना। लेकिन मजाक देखिए, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब हमारे भविष्य का फैसला वो लोग करेंगे जिनमें से कोई हिंदुस्तानी ही नहीं है। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी गुस्से के बीच 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में ऐलान कर दिया कि अब हमें थोड़ी बहुत आज़ादी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब पूर्ण स्वराज का ऐलान तो हो गया, पर आंदोलन शुरू कैसे करें? गांधी जी ने इस बार एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जो हर गरीब अमीर की रसोई में होती है, नमक। अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर भी टैक्स लगा रखा था। इस छोटे से पर अन्याय भरे कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपनी मशहूर दांडी यात्रा शुरू की। वो साबरमती से पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट पहुंचे और वहां अपने हाथों से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ा दी। और बच्चों, ये दांडी मार्च एग्जाम में पक्का आने वाला सवाल है, इसे अच्छे से याद कर लेना। इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी मार्च के बाद पूरे देश में आंदोलन फैल गया। लाखों लोग इसमें शामिल हुए, किसान, मजदूर, व्यापारी, औरतें, सब। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात समझने वाली है। भले सब स्वराज के नारे लगा रहे थे, पर हर किसी के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत मजेदार चीज दिखाती है। अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था कि उनका भारी भरकम लगान कम हो जाए। गरीब किसानों को लगता था कि स्वराज आएगा तो उनका कर्जा माफ हो जाएगा। व्यापारियों को लगता था कि स्वराज आने पर विदेशी सामान बिकना बंद हो जाएगा और उनका धंधा बढ़ेगा। और जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, वो बेहतर तनख्वाह चाहते थे। मतलब सबकी अपनी अपनी उम्मीदें थीं, पर सबका दुश्मन एक ही था, अंग्रेजी हुकूमत। इस आंदोलन में एक और बड़ा सवाल था दलितों की भागीदारी का। उस समय के महान नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का मानना था कि दलित समाज को हक तभी मिलेगा जब उनके लिए राजनीति में अलग निर्वाचन क्षेत्र हों, जहां से सिर्फ दलित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें। लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इस बड़े मतभेद को सुलझाने के लिए 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह तय हुआ कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं होंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। और अगर आपको ऐसे मुश्किल टॉपिक्स पर आसान नोट्स चाहिए तो आप इरशाद फाउंडेशन एकेडमी घोड़ाघाट से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राष्ट्रवाद सिर्फ आंदोलन करने या जुलूस निकालने से तो नहीं आता है ना? ये एक एहसास है, एक फीलिंग है जो लोगों को जोड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सामूहिक अपनेपन की, ये हम सब एक हैं वाली भावना कैसे पैदा की गई। इस भावना को जगाने के लिए कई प्रतीक बनाए गए, जैसे भारत माता की तस्वीर जिसने देश को एक मां का चेहरा दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गीत तो क्रांतिकारियों का मंत्र बन गया। हमारा तिरंगा झंडा एकता और संघर्ष का प्रतीक बना। और इतिहासकारों ने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखना शुरू किया ताकि लोगों में अपने देश को लेकर गर्व पैदा हो। और ये बात कितनी शानदार है कि एक राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये एक साझा एहसास होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी। ये बहुत उलझी हुई एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें अलग अलग सोच और अलग अलग मतलब रखने वाले लोग शामिल थे। लेकिन इन सारे मतभेदों के बावजूद इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इसने करोड़ों भारतीयों को आज़ादी के एक सपने के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। चलिए एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन हो जाए। आपको क्या क्या जरूर पढ़ना है? गांधी जी के 3 शुरुआती सत्याग्रह, जलियांवाला बाग क्यों और कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन का पूरा प्लान और वो वापस क्यों लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का महत्व, और आखिर में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट। ये टॉपिक्स छोड़ना मत। और अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं।
जरा सोचिए, जब किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सबकी अपनी अपनी मांगें थीं, अपने अपने दुख थे, तो फिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने इन सबको एक भारतीय होने के धागे में पिरो दिया? इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। हिम्मत मत हारिए, परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। अगर आपको इस चैप्टर की PDF नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9939712881 पर हमें व्हाट्सएप करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।